हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नालंदा और तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानेंगे। ये दोनों एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसके बारे में नेट और सीटेट में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इनको थोड़ा डिटेल में जान लें ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हम इसका आंसर कर सकें। तो आज हम तक्षशिला और नालंदा के बारे में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम विक्रमशिला और वल्लभी विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ेंगे। सो टुडे वी स्टडी तक्षशिला एंड नालंदा यूनिवर्सिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट एंड सीटेट बोथ। सो सबसे पहले तक्षशिला एक भारत के सबसे अर्लीस्ट, सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक माना जाता है। इट इज द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे पुराने, भारत का तो है ही दुनिया के सबसे पुराने। अदर्स डू नॉट कंसीडर इट अ यूनिवर्सिटी इन द मॉडर्न सेंस। मॉडर्न सेंस में, आधुनिक अर्थ में इसे एक विश्वविद्यालय नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता है इसको हम देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन का कोई भी नहीं था, ना क्लासरूम थे, ना व्याख्यान कक्ष, ना क्वार्टर थे टीचर्स के। तो इसको हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ टीचर के पास जो भी पढ़ाते थे उनके पास कोई उनके आधिकारिक सदस्यता नहीं थी। दे आर नॉट एम्प्लॉयड, सो टीचर्स लिविंग देयर मे नॉट हैव हैड ऑफिशियल मेंबरशिप। उनका अपॉइंटमेंट ऑफिशियली नहीं होता था किसी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, और वे वहाँ पर कोई लेक्चर हॉल नहीं होता जहाँ वो बैठकर लेक्चर देते या व्याख्यान देते थे। वो तक्षशिला बिकम ये क्या था। और जबकि नालंदा में क्या था कि नालंदा विश्वविद्यालय में व्याख्यान कक्ष भी थे, आवासीय क्वार्टर भी थे और शिक्षकों की नियुक्ति भी होती थी। तक्षशिला बिकेम अ नोटेड सेंटर ऑफ लर्निंग। वो बौद्ध धर्म और की धार्मिक शिक्षाओं को सिखाने के लिए ईसा पूर्व कई शताब्दी पूर्व वह एक शिक्षा का सिखाने का प्रसिद्ध केंद्र बन गया था। और 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व शहर के विनाश तक पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स को बिफोर क्राइस्ट ये अट्रैक्ट करता रहा, तब जब तक कि इसका डिस्ट्रक्शन नहीं हो गया, इसका विनाश नहीं हुआ। तो ये जो तक्षशिला का एंशिएंट यूनिवर्सिटी है वो भारत का एक एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी है जो कि तक्षशिला में आधारित है। जो तक्षशिला जो जगह है, जिसको हिंदी में तक्षशिला कहते हैं, इंग्लिश में तक्षशिला, ये अब आधुनिक पाकिस्तान के में स्थित हो गया है बंटवारा के बाद। यह एक प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय था जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित था, इंडस रिवर के तट पर स्थित था। तो हमें क्या क्या जाना कि यह एक भारत दुनिया का सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक है। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है जो अब वर्तमान पाकिस्तान में चला गया है। वो उसका लोकेशन सिंधु के पूर्वी तट पर एक प्राचीन शहर में स्थित है। ये जो है यह एक फॉर्मल एजुकेशन सेंटर नहीं था, क्योंकि यहाँ के सदस्यों के पास वो ऑफिशियली अपॉइंटेड नहीं होते थे, उनके पास कोई लेक्चर हॉल नहीं था, टीचर्स का कोई आवासीय रेसिडेंशियल क्वार्टर्स नहीं था। लेकिन यह एक बुद्धिस्ट टीचिंग्स का एक नोटेड लर्निंग सेंटर था और 5वीं शताब्दी तक यह स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता रहा। इसके बारे में हम और आगे जानेंगे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन का, उच्च शिक्षा का प्राचीन संस्थान था। यह इनफॉर्मल कंडीशन में, जैसा मैंने बताया, इनफॉर्मल कंडीशन का मतलब है कि इसके पास अपना इंस्टीट्यूशन नहीं था, बिल्डिंग नहीं था, लेक्चर हॉल नहीं था, यहाँ के टीचर्स अपॉइंटेड नहीं थे, लेकिन लेक्चर हॉल नहीं था, लेकिन और ना ही ये अपने शिक्षकों या छात्रों के लिए कोई आवासीय क्वार्टर या हॉस्टल प्रोवाइड करता था। कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं था, ना ही कोई सिलेबस था इस स्कूल। तक्षशिला कोई एग्जामिनेशन सिस्टम भी नहीं होता तक्षशिला में।
और कोई भी डिग्रीज भी ये स्टूडेंट को नहीं देता था। तो मतलब क्या हुआ कि तक्षशिला एक इनफॉर्मल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस था जो कि विश्व के प्राचीन शिक्षण संस्थान माना जाता था। यहाँ पर ना ही कोई फॉर्मल बिल्डिंग थी, ना कोई रेसिडेंशियल क्वार्टर्स था, ना तो स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स थे, और ना ही कोई सिलेबस था, और ना ही कोई एग्जामिनेशन का सिस्टम था, और ना ही छात्रों को डिग्री प्रदान की जाती थी। तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम फिर क्या था? तो यहाँ की शिक्षा प्रणाली जो थी, यहाँ का शिक्षण जो था वो फ्लेक्सिबल था, लचीली थी। मतलब क्या था कि उसमें छात्रों की क्षमता, जैसे छात्र आते थे उनके हिसाब से उसमें संशोधित किया जाता था। दैट कैन बी रिफाइंड और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज। और उसको मतलब बहुत हाई लेवल का भी किया जा सकता था। अगर बच्चों का लेवल कम होता था तो उनके लेवल से उसको कम भी किया जाता था। जो भी टीचर्स थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी के, उन्होंने उनको पूरी ऑटोनॉमी थी। वो अपने हिसाब से काम करते थे। उनको अपने विशिष्ट नियमों और कार्य प्रणाली के साथ फॉर्मिंग देयर ओन स्कूल ऑफ लर्निंग, वो अपने स्कूल ऑफ लर्निंग को फॉर्म करते थे। उनके अपने विशेष रूल होते थे, नियम होते थे, और उनके कार्य करने का अपना ढंग होता था। तो यहाँ क्या था, पढ़ाई का जो स्कूल जो होता था, जो टीचिंग का सिचुएशंस होता था, वो अकॉर्डिंग टू टीचर्स होता था, टीचर के रूल्स के हिसाब से। ये जो सारे स्कूल्स थे या जो भी शिक्षण संस्थान थे, वो टीचर्स के द्वारा अपने घरों में, टीचर्स अपने घरों में चलाते थे, उनके निजी घरों में चलाते थे। और उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय से कोई भी स्ट्रक्चरल, कोई भी ढांचागत, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल इनफॉर्मल था इंस्टीट्यूशन था, लेकिन इसका हिंदू संस्कृति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। संस्कृति के साथ साथ संस्कृत भाषा पर भी बहुत प्रभाव था। शायद चाणक्य का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो कि चाणक्य को हम किस नाम से भी जानते हैं, कौटिल्य के नाम से भी जानते थे। चाणक्य और कौटिल्य एक ही थे, ये आपको याद रखना है। और वो क्या थे, वो एक नीतिकार थे, रणनीतिकार थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शन किया था उन्होंने। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान है। तक्षशिला प्राचीन काल में तक्षशिला के नाम से जाना जाता था। और तक्षशिला संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है सिटी ऑफ कट स्टोन, मतलब कटे हुए पत्थरों का शहर के नाम से इसे जाना जाता था। तक्षशिला, शिला मतलब होता है पत्थर, तक्ष माने कटा हुआ, टूटा हुआ। तो तक्षशिला को संस्कृत में उसका अर्थ हुआ कि कटे हुए पत्थरों का शहर, कट स्टोन का शहर ही इसे कहा जाता है। तक्षशिला एक ब्राह्मणिकल एजुकेशन, ब्राह्मणवादी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण संस्थान था, महत्वपूर्ण केंद्र था। और उस समय बुद्धिस्ट पीरियड में भी यह इसकी प्रसिद्धि थी। यह बुद्धिस्ट पीरियड में भी ब्राह्मणिकल काल के बाद, जब ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा लोगों को ब्राह्मणों के नियमों से विरोध होने लगा, तब बुद्धिज्म में लोग प्रवेश किए, क्योंकि जात पात पर बहुत ज़्यादा जोर देने से लोगों में विद्रोह की भावना आई और बौद्ध धर्म को लोगों ने अपनाना शुरू किया, क्योंकि वहाँ जात पात की मतलब का भेदभाव नहीं था। तो ये 5वीं शताब्दी में फाहियान नामक चीनी ट्रैवलर आए थे तक्षशिला में। और फाहियान जब तक्षशिला गए तो उस समय वहाँ कोई 5 सेंचुरी एडी में कोई शिक्षा का केंद्र नहीं था, क्योंकि तक्षशिला के उत्तर पश्चिम सीमा में जो लोकेटेड था, तो वहाँ पर फॉरेन इन्वेडर्स आते थे, विदेशी आक्रमणकारी वहाँ पर हमेशा आक्रमण करते थे। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर इंडिया का था, जो कि प्रोन टू फॉरेन अटैक, विदेशी आक्रमण के लिए वो प्रोन था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी विश्व के पुराने विश्वविद्यालय में एक है। यहाँ पर बहुत सारे विभिन्न विषयों के विद्वान इससे जुड़े थे। इसमें यह नालंदा एक फॉर्मल यूनिवर्सिटी था, बट तक्षशिला इनफॉर्मल कंडीशन में वर्क किया। इसके बारे में हम और आगे थोड़ा जाने कि तक्षशिला exerted a sort of intellectual suzerainty,
मतलब क्या था कि भारत में शिक्षा के अन्य केंद्रों पर तक्षशिला ने क्या किया, बौद्धिक आधिपत्य लगाया, और इसकी प्राथमिक चिंता प्राथमिक नहीं थी बल्कि उच्च शिक्षा थी। मतलब इंटेलेक्चुअल सुजरेनिटी का मतलब हुआ कि इंटेलेक्चुअल कंट्रोल, मतलब बुद्धि से उसने सबको कंट्रोल किया। दूसरे सेंटर्स जो थे लर्निंग के इंडिया में, उन पर तक्षशिला ने अपना इंटेलेक्चुअल आधिपत्य स्थापित किया। सुजरेनिटी का मतलब होता है सुपेरियरिटी और आधिपत्य। तो ये इसका कंसर्न क्या था, यह प्रारंभिक शिक्षा पर न जोर देकर बल्कि हायर एजुकेशन पे जोर देता था। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट एंटर करता था तक्षशिला में, वो 16 वर्ष की आयु में, 16 साल की आयु में तक्षशिला में प्रवेश करता था। और उसके बाद यहाँ पर क्या क्या पढ़ाई होती थी, तो इसमें कानून, लॉ स्कूल थे, मेडिकल पढ़ाई होती थी, सैन्य विज्ञान, मिलिट्री साइंस, इसके अलावा तीरंदाजी, शिकार, एलिफेंट, हाथी विद्या जैसे कौशल सिखाए जाते थे। और इसके अलावा स्टूडेंट जो थे वो काशी, कौशल, मगध जैसे दूर दराज इलाकों से भी यहाँ पढ़ने आते थे। और जबकि बहुत उस समय यातायात के साधन बहुत मौजूद नहीं थे, बहुत दुर्गम था रास्ता, फिर भी लोग काशी, कौशल, मगध से भी यहाँ पढ़ने आते थे। और क्योंकि यहाँ के विद्वान शिक्षक वो उनके एक्सीलेंस और उनके लर्नेड, वो बहुत ही लर्नेड होते थे, उत्कृष्ट शिक्षक होते थे, इसलिए छात्र दूर दूर से यहाँ पढ़ने आते थे, क्योंकि यहाँ के शिक्षक को अपने अपने विषयों पर बहुत ही मान्यता मिली हुई थी, मतलब रिकॉग्नाइज्ड टीचर्स थे। तक्षशिला का हिंदू कल्चर पर और संस्कृत लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें कि सोशल पॉलिटिकल साइंस भी है, और उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है। तो तक्षशिला में मौर्य साम्राज्य की स्थापना में जो सहायक थे चाणक्य, उन्होंने अर्थशास्त्र का ज्ञान की रचना तक्षशिला में किया। चरक जो आयुर्वेद के महान ज्ञाता थे, उन्होंने भी तक्षशिला में अध्ययन किया और बाद में फिर वो तक्षशिला में पढ़ाए भी। पाणिनि जो ग्रामर के सबसे बड़े व्याकरणविद माने जाते हैं, उन्होंने ग्रामर के रूल्स संस्कृत में, शास्त्रीय संस्कृत में रूल को डिफाइन किया, वो भी तक्षशिला समुदाय के हिस्सा रहे। तो मतलब कौन कौन से नामी गिरामी सब जो विख्यात विद्वान हैं, चाणक्य जिनके अर्थशास्त्र की रचना हुई, चरक आयुर्वेद के सब प्रणेता जो थे वो भी तक्षशिला में अध्ययन किए। ग्रामर के सबसे बड़े ज्ञाता उन्होंने संस्कृत शास्त्रीय संगीत में, शास्त्रीय संस्कृत में जिन्होंने व्याकरण को बताया, उसके नियमों को संहिताबद्ध किया, वो व्याकरणविद जो थे, ग्रामेरियन जिसको कहते हैं, वो तक्षशिला के ही हिस्सा थे। बौद्ध परंपरा में भी शिक्षा तक्षशिला का बहुत महत्व है, क्योंकि यहाँ माना जाता है कि बौद्धिज्म का जो महायान शाखा है वो यहीं पर आकार लिया। जीवक जो कि मगध सम्राट बिंबिसार के चिकित्सक थे, दरबार के राज दरबार के चिकित्सक थे जीवक ने, एक बार भगवान बुद्ध को उन्होंने स्वस्थ किया था। कौशल के बौद्ध समर्थक शासक थे प्रसेनजीत, वो जो थे जिन्होंने तक्षशिला में अध्ययन किया। तो मतलब तक्षशिला में अध्ययन करने वाले लोग जो हैं वो विश्वविख्यात रहे, अपने अपने क्षेत्र के प्रणेता रहे, उन सब का नाम इससे जुड़ा हुआ है, इसीलिए तक्षशिला और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद हम तक्षशिला के शहरी विकास का जो पैटर्न है वो उसके खंडहर से अभी भी प्रकट होता है, उसके 4 साइट्स अभी भी दिखते हैं। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बनता है कि जो तक्षशिला के रुइंस हैं, जो रूइंस है, जो उसके खंडहर हैं, वो 4 साइट में दिखते हैं। एक है
सराय डाला, दूसरा है भील, तीसरा है सिरकप और चौथा है सिरसुख। ये जो है अर्बन इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये शहरी विकास के पैटर्न को बताते हैं जो कि 5वीं शताब्दी में हुआ था। तक्षशिला को किसने नष्ट किया, तो व्हाइट हून्स, ये एक प्रजाति है, व्हाइट हून्स जाति है, आक्रमणकारी थे जिन्होंने सेंचुरी 600 एडी में तक्षशिला को जला दिया। अब हम नालंदा के बारे में जानेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी एक अक्लेम्ड महाविहार था। नालंदा पहले क्या था, एक महाविहार था बौद्धों का, जो भारत में प्राचीन साम्राज्य में सबसे बड़ा बौद्ध मठ था। ये बौद्ध मठ के रूप में जाना जाता था। और ये मगध जो कि मॉडर्न डे बिहार का क्या था, राज्य था, उसे पहले मगध कहा जाता है। बिहार को पहले मगध कहा जाता है। यह कहाँ लोकेटेड है, तो ये पटना से 95 किलोमीटर साउथ ईस्ट में लोकेटेड है, बिहार शरीफ नामक शहर में। ठीक है, और यह 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक शिक्षा का केंद्र था। यह अब यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इसका समय कहाँ से कब तक है, तो इसका समय है 5th सेंचुरी। ठीक है, 5th सेंचुरी टू CE टू 12th सेंचुरी CE तक। ठीक है, तो ये वैदिक लर्निंग के शिक्षा के औपचारिक तरीकों को अपनाया और ये बहुत सारी मतलब नालंदा ने विक्रमशिला जैसे बड़े संस्थानों की स्थापना में मदद की, जिसे कि भारत के प्रारंभिक विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। तो नालंदा किसके समय में सबसे ज़्यादा फ्लरिश किया, किसने इसको पैट्रोनेज दिया, तो किसने संरक्षण दिया, तो नालंदा को संरक्षण गुप्त साम्राज्य के संरक्षण में गुप्ता एम्पायर ने 5th और 6th सेंचुरी में 5th and 6th सेंचुरी में हर्ष के अंदर हर्षवर्धन कन्नौज का राजा था, उसके अधीन फूला फला और गुप्त युग में इसकी जो भी इसे उदार सांस्कृतिक परंपरा मिली, इससे इसके विकास और समृद्धि का दौर चला। कब तक, 9th सेंचुरी तक। 9th सेंचुरी तक इसके विकास का दौर चला। उसके बाद धीरे धीरे इसमें गिरावट आनी शुरू हुई और एक ऐसी अवधि आई जब पाल साम्राज्य का जब शासन था, उस समय बुद्धिस्ट का सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का विकास हुआ। अब इसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे। तो कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्स, पुरातात्विक सोर्स से पता चलता है कि शक्रादित्य जो था वो Nalanda was the founder of Nalanda University. ठीक है, ये कौन है, तो इसे शक्रादित्य को कुमार गुप्त के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट, ठीक है, 5th सेंचुरी के सम्राट के रूप में, गुप्त साम्राज्य के सम्राट के रूप में कुमार गुप्त के रूप में फर्स्ट के नाम में जानते हैं, जिसका की पॉइंट कब मिला, नालंदा में मिला 1200 सेंचुरी में। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा और उसके आसपास के मठों को नष्ट कर दिया, जिससे ओदनपुरा बिहार, जो कि अब बिहार शरीफ कहलाता है, वो उसे नष्ट करना शुरू किया। तो किसने नष्ट किया, नालंदा को, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, जो बिहार शरीफ के पास ओदनपुरा जगह पे
कुछ मठों को उसने नष्ट किया और वहाँ उसने नालंदा को नष्ट करना शुरू किया। नालंदा एंशिएंट यूनिवर्सिटी है, बुद्धिस्ट, ये मोनास्टिक सेंटर है। यहाँ मोनेस्ट्रीज पाए जाते हैं, मठ पाए जाते हैं। ठीक है, बिहार, मठ या बिहार जिसको कहते हैं। नालंदा का पारंपरिक इतिहास जो है वो 6वीं और 5वीं 6वीं सेंचुरी बीसी में बिफोर क्राइस्ट जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध के समय का है। नालंदा में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे? चारों वेद पढ़ाए जाते थे, तर्कशास्त्र, ग्रामर, व्याकरण, मेडिसिन, सांख्य योग, न्याय योग, बुद्धिस्ट वर्क, बहुत तरह के बुद्धिस्ट वर्क भी पढ़ाए जाते थे। नालंदा एक फॉर्मल यूनिवर्सिटी था मॉडर्न सेंस में। फॉर्मल यूनिवर्सिटी का मतलब क्या हुआ? आधुनिक औपचारिक विश्वविद्यालय का मतलब क्या था कि यहाँ पर कॉलेज, विश्वविद्यालय का बिल्डिंग था, क्लासरूम्स था, टीचर्स के लिए क्वार्टर्स थे, स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स थे। तो ये सारी चीज़ें थी। नालंदा के पास सारी चीज़ें थी, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आज, सारे जो विश्वविद्यालय के लिए जितने बुनियादी ढांचे चाहिए सारी चीज़ें थी। क्लासरूम थे बहुत सारे, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, स्टूडेंट्स के लिए डॉर्मेट्रीज या हॉस्टल्स था, टीचर्स के लिए अकोमोडेशन था, रहने की व्यवस्था थी। ये तक्षशिला से ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड था, ज़्यादा संरक्षित था। इसमें क्या था? विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में मेडिटेशन के लिए 10 मंदिर थे, मेडिटेशन सेंटर थे, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी दुनिया की, जो कि 3 बिल्डिंग में थी। 9 स्टोरीड बिल्डिंग, 9 मंजिला इमारत था, जिसे रत्न सागर कहते थे। और उसके अलावा रत्नाधि और रत्न रंजिका तीनों बिल्डिंग का नाम था। क्या क्या नाम था? रत्न सागर लाइब्रेरी के 3 बिल्डिंग, 9 मंजिला इमारत थे, जिसका नाम था रत्न सागर, रत्नाधि और रत्न रंजिका। जिसमें क्या किस तरह की किताबें थी? पांडुलिपियां थी। तो धार्मिक पांडुलिपियां तो थी ही, धार्मिक पांडुलिपियां, साहित्य, ज्योतिष, दर्शन, विज्ञान, युद्ध, सभी संबंधित यहाँ पर पुस्तकें थी और पांडुलिपियां थी। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा के लिए किस किस भाषा का प्रयोग होता था? 2 भाषाओं में शिक्षा दी जाती थी, पाली और संस्कृत। ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था। संस्कृत भाषा और पाली में शिक्षा दी जाती थी। नालंदा का विश्वविद्यालय का लाइब्रेरी बहुत ही फेमस था। वहाँ पर इतने सारे पुस्तक थे कि कहा जाता है कि उसको 9 महीने तक वहाँ के, जब उसको बख्तियार खिलजी लोग ने जब उसको जला दिया था तो 9 महीने तक पुस्तकें जलती रही थी। तो जब खिलजी आया था तो वो उस समय स्वस्थ नहीं था। जब वो स्वस्थ हुआ तो उसको यह जानकर बहुत शौक हुआ कि भारतीय स्कॉलर, जो भारतीय विद्वान है और टीचर जो है, उनको उसके राजकुमारों और उसके देश के लोगों से अधिक ज्ञान था और ये उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए उसने डिसाइड किया कि सभी बुद्धिज्म और आयुर्वेद के रूट को नष्ट कर देंगे। इसलिए क्या किया खिलजी ने? नालंदा के विशाल लाइब्रेरी में आग लगा दी और 9 मिलियन पांडुलिपि को जला गया। लाइब्रेरी मोर देन 5 मंथ्स तक जलती रही। पुस्तकालय 9 मंथ नहीं, 5 मंथ्स तक किताबें जलती रही। इतनी ज़्यादा पुस्तकें थी कि वो 5 मंथ्स तक जलती रही। इट इज़ डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी। नालंदा यूनिवर्सिटी भारत का फर्स्ट यूनिवर्सिटी के रूप में, फर्स्ट विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, जो कि 5वीं शताब्दी में एस्टैब्लिश हुआ था और 13th सेंचुरी तक यह चलता रहा था।
यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वहाँ एडमिशन के लिए, नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को एंट्रेंस टेस्ट देना होता था, प्रवेश परीक्षा देनी होती थी, और यहाँ रहना खाना और शिक्षा की फीस सारे नालंदा यूनिवर्सिटी के द्वारा व्यवस्था की जाती थी, मतलब निःशुल्क था उन्हें इस सब चीज़ों के लिए। शिक्षा फ्री था, खाना फ्री था, रहना फ्री था। और नालंदा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में 3 बिल्डिंग थे जिसे हमने पहले देखा, और जो नालंदा का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित पुस्तकालय था जिसे धर्मकुंज मतलब सत्य का पर्वत कहा जाता था। ये पुस्तक 9 मंजिल तक खड़ा था और 3 बिल्डिंगों में बांटा गया था, जैसे कि हमने अभी बताया था। तो वो था रत्न सागर, रत्नाधि और रत्न रंजिका। रत्नाधि, रत्न सागर और रत्न रंजिका। और ये 9 मंजिला बिल्डिंग था और इसे 3 भवनों में विभाजित किया गया था। मतलब सबसे नामी या सबसे महत्वपूर्ण यहाँ की लाइब्रेरी थी जिसमें कि बहुत सारी पुस्तकें थी। नालंदा वर्ड जो है वो किससे डेराइव हुआ है? ना अलमदा, ना आलमदा। इसका मतलब है इनसैटिएबल इन गिविंग, इन गिविंग। मत ये बुद्ध का नाम है एक। इसका मतलब होता है कि कभी भी देने से तृप्त नहीं हुआ, मतलब देते जा रहे हैं, कभी देकर हम तृप्त नहीं होते। इतना यहाँ ज्ञान का सागर था, या बुद्ध का बुद्ध का एक नाम था। नालंदा बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा 15th सेंचुरी में गुप्त वंश के शासन में इसकी स्थापना की गई थी, और यह एक प्रसिद्ध बुद्धिस्ट और जैन तीर्थ भी है। यह भारत का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था, आवासीय विश्वविद्यालय था, और ये बुद्धिस्ट नॉलेज का खजाना था। यहाँ पर बुद्धिस्ट नॉलेज का प्रतिष्ठित खजाना था। नालंदा का संस्कृत मतलब है गिवर ऑफ नॉलेज। नालंदा का मतलब होता है ज्ञान देने वाला, गिवर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का दाता। नालंदा का अर्थ है गिवर ऑफ नॉलेज या ज्ञान का दाता। यह क्या था? यह एक संपन्न मठ विश्वविद्यालय था जो कि सीखने का केंद्र था, रिनाउंड बोथ एज ए सेंटर ऑफ लर्निंग एंड फॉर इट्स लार्ज लाइब्रेरी ऑफ सैक्रेड टेक्स्ट। यह 427 सेंचुरी में इस्टेब्लिश्ड हुआ था और 700 ईयर्स तक ये फ्लरिश हुआ, और ये इसका डिस्ट्रक्शन शुरू हुआ 1197 सेंचुरी में। इसका विनाश हो गया। जो अभी भी नालंदा का जो कई खंडहर संरचनाएं आज भी हैं, और खुदाई किया गया जो भी खंडहर है वो कितने एरिया में फैला हुआ है? तो यह 1,50,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। और ये जो ह्यूआनसांग, जैसे वेनसांग भी कहते हैं, एक चाइनीज ट्रेवलर था, उन्होंने वर्णन किया था नालंदा का। तो उनके हिसाब से वर्तमान के खाते को वर्तमान उत्खनन से जोड़ा जाता है, तो कहा जाता है कि 90% ऑफ जो इसका हिस्सा है अभी भी वो उसकी खुदाई नहीं हो पाई है, जैसा कि वेनसांग ने वर्णन किया है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया गया है और उसे फिर से लाया गया है, लेकिन ये हमारा पुराना इतिहास है, इसके बारे में हम लोग जान लिए। ये हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है।